हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और उसका अपन लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे। प्राणियों का वर्गीकरण चल रहा था, जंतुओं का वर्गीकरण की हम लोग बात कर रहे थे और सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लास में कि क्या क्या आधार है वर्गीकरण का, किस आधार पर पौधों जंतुओं को वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैंने बताया, देह गुहा के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर, जननिक स्तर के आधार पर, सम्मिति के आधार पर। तो ये बहुत सारे आधार थे, उन आधारों पर हमने वर्गीकरण पढ़ा था। इसमें नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट दो कैटेगरी हमने डिवाइड की थी। नॉन कॉर्डेट उनको कहा जाता है जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है और कॉर्डेट उनको कहा जाता है जिनके अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है। तो यहाँ सबसे पहली हम लोग बात करें तो नॉन कॉर्डेट में जो संघ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ की हम लोग बात कर चुके थे पिछले चैप्टर में ही। पॉरीफेरा, देखिए नाम से स्पष्ट है। पॉरी पोर्स, पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में छिद्र पाए जाते हैं। पॉरी, पोर्स, पॉरी का मतलब होता है पोर्स, पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो इस संघ के जंतुओं में प्रमुख रूप से छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों का कार्य क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली अगर बात की जाए तो इस संघ के जंतु जो होते हैं वो जलीय जंतु होते हैं और जलीय होने के अलावा ये लवणीय या समुद्री जल में पाए जाते हैं। लवणीय या समुद्री जल में इनकी उपस्थिति होती है, समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। अगली बात करें तो देखिए, शारीरिक संगठन जो होता है, शारीरिक संगठन, ये शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है मैंने आपको बताया था। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकीय शारीरिक संगठन होता है, कुछ में ऊतकीय होता है, कुछ में अंग तंत्र वाला होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय होता है, मतलब कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं कोशिकाओं से इन जीवों का निर्माण होता है। ऊतक या अंग तंत्र वगैरह ऐसा कोई सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता है। अगली बात की जाए शारीरिक संगठन के अलावा तो इनके अंदर किस प्रकार की कंडीशन होती है। ये द्विकोरकी होते हैं। द्विकोरकी का मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, द्वि का मतलब दो, दो क्या पाई जाती हैं, दो जन्य स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये दो ही जन्य स्तर पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विकोरकी कहा जाता है। अगली बात करें तो देखिए देह गुहा की, तो ये अगुहीय प्राणी होते हैं, मतलब इनकी देह गुहा जो होती है वो मीजोडर्म से ढकी हुई नहीं होती है। इसलिए कैसे होते हैं ये? अगुहीय। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ऐसे प्राणी जिनकी देह भित्ति मीजोडर्म से ढकी हुई होती है उनको तो देह गुहीय कहते हैं, और जिनकी कटी हुई मीजोडर्म जिनके अंदर पाई जाती है उनको कूटगुह्य कहते हैं, और जिनमें मीजोडर्म होती ही नहीं है उनको अगुहीय प्राणी कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अगुहीय होते हैं। इसके अलावा सम्मिति की बात करें तो ये असम्मित प्राणी होते हैं। असम्मित का मतलब जिन्हें किसी भी तल से गुजरने वाली रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, उनको क्या कहा जाता है? असम्मित प्राणी कहा जाता है। क्लियर है? अगली बात की जाए तो देखिए कंडीशंस इसके अंदर क्या होती हैं। जनन की बात करें तो जनन जो होता है वो प्रमुख रूप से अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का, या जनन से पहले हम लोग इसकी छिद्रों की बात कर लें तो देखिए इसमें दो प्रकार के छिद्र इसके शरीर में पाए जाते हैं, और इन छिद्रों की अगर बात की जाए तो ये छिद्र दो प्रकार के हैं। एक है ऑस्टिया, एक छिद्र का नाम क्या है? ऑस्टिया, और दूसरे प्रकार के हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया, ऑस्कुलम। तो किस प्रकार की होती है? देखिए संरचना इसकी अगर देखें तो संरचना किस प्रकार की इसकी है। संरचना कुछ यूं इस प्रकार की संरचना इनकी होती है। यूं ऐसी संरचना होती है। तो यहां पर छिद्र पाए जाते हैं और यहां पर छिद्र पाए जाते हैं। तो इधर से तो ये छिद्र कौन से हैं? ऑस्ट्रिया। और ये छिद्र कौन से हैं? ऊपर वाला जो है वो है ऑस्कुलम। कौन सा छिद्र है? ऑस्कुलम। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम दो प्रकार के छिद्र हुए। याद रखना, ऑस्ट्रिया से जल अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से जल जो होता है वो बाहर निकलता है। क्लियर है? इसका जो आंतरिक स्तर है, यहां पर इस आंतरिक स्तर में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स कहा जाता है। कोएनोसाइट्स, या इनका एक दूसरा नाम भी होता है
इनको कॉलर कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? इसकी आंतरिक भित्ति में। अब यहां पर आपको एक गुहा दिख रही है, खाली स्थान दिख रहा है। ये खाली स्थान जो होता है, इस गुहा को कहा जाता है स्पंजोसील। क्या कहते हैं इस गुहा को? स्पंजोसील। सील का मतलब होता है गुहा, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। तो ये वाली जो गुहा होगी, उस गुहा को क्या नाम दे दिया? स्पंजोसील इसको नाम दे दिया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इन जंतुओं के अंदर, पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, इनके अंदर नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। नाल तंत्र की उपस्थिति इनके अंदर होती है। कंकाल जो होता है, बाह्य कंकाल, वो स्पॉन्जिन तंतुओं से बना होता है। बाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है? स्पॉन्जिन तंतुओं से इसका निर्माण बाह्य कंकाल का होता है। आगे की कंडीशन में अगर बात करें, लक्षण देखें तो देखिए, इनके अंदर अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। और अलैंगिक जनन जो होता है, वो अलैंगिक जनन विशिष्ट प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विशिष्ट प्रकार के बीजाणुओं द्वारा। और ये बीजाणु जो होते हैं, ये जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु क्या है, कहाँ पर इसका निर्माण होता है? ये विशिष्ट प्रकार के बीजाणु जेम्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। पॉरीफेरा संघ के सदस्यों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और इन बीजाणुओं को जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। इनको जेम्यूल कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है, वो लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन युग्मक निर्माण द्वारा होता है। अब प्रमुख रूप से अगर बात करें तो ये जो जंतु होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब दोनों जननांग जो होते हैं, नर और मादा दोनों जननांग एक ही जंतु के अंदर अगर पाए जाते हैं तो ऐसे जंतु उभयलिंगी कहलाते हैं। अब उभयलिंगी जब हैं तो इनमें स्वनिषेचन होना चाहिए था, मतलब अपने आपस में ही नर जननांग मादा जननांग, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करके वही निषेचन कर लेने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनमें क्या है? स्त्री पूर्वता पाई जाती है। स्त्री पूर्वता का मतलब क्या होता है? मादा जननांग जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है, मादा युग्मकों का निर्माण पहले हो जाता है, नर युग्मकों का निर्माण बाद में होता है। इसलिए इनमें क्या पाया जाता है? अपने का अपने साथ तो निषेचन हो नहीं सकता, तो इसलिए इनमें पाया जाता है पर निषेचन। पर निषेचन का मतलब दूसरे के साथ निषेचन। दूसरे किसके साथ निषेचन? एक जंतु दूसरे जंतु के साथ में निषेचन करता है, लेकिन प्रजाति कैसी होती है? समान। समान प्रजाति का जंतु समान प्रजाति के दूसरे जंतु के साथ निषेचन की क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है, मतलब मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाता है, मादा युग्मक का निर्माण पहले हो जाता है। अगली बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल जैसे हो गए साइफा है, साइकॉन है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। स्पॉन्जिला है। एक यूप्लेक्टेला का आपने नाम सुना हो, यूप्लेक्टेला। तो यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है। वीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है किसको? यूप्लेक्टेला को। और इसको शादी समारोह में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। किसको? यूप्लेक्टेला को। यूप्लेक्टेला कौन है? पॉरीफेरा संघ का सदस्य है। तो इस यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है और इसको शादी समारोह में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है दूल्हा दुल्हन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके नर और मादा श्रंप जो होते हैं वो पूरे जीवन भर साथ साथ रहते हैं। तो ये कामना की जाती है गिफ्ट देके कि ये शादीशुदा जो जोड़ा है ये भी जीवन भर क्या रहे? साथ साथ रहे। ऐसा होता है, ऐसी मान्यता है कि ये यूप्लेक्टेला के नर और मादा दोनों जैसे साथ साथ रहते हैं, वैसे ही नर और मादा पुरुष के भी दूल्हा दुल्हन दोनों साथ साथ रहें। तो इस प्रकार से क्या है, यह आपका पॉरीफेरा संघ जो है वो खत्म हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला जो संघ है नॉन कॉर्डेटा का, अपृष्ठवंशी जो हैं या जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उनका जो संघ है वो संघ है संघ सीलेंट्रेटा या निडेरिया। संघ सीलेंट्रेटा या निडेरिया। तो संघ सीलेंट्रेटा या निडेरिया क्या है?
किसको कहा जाता है? देखिए ये भी एक प्रकार का नॉन कॉर्डेट है। प्रमुख रूप से ये जलीय जंतु होते हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं। और कैसे जल में पाए जाते हैं? समुद्री या लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्री या लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगली बात करें तो इनका जो सिर होता है उस सिर के अग्र सिरे पर एक इनके सबके आपको जो लार्वा हैं वो जरूर याद रख लेने। जैसे पॉरीफेरा में लार्वा पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला। पॉरीफेरा संघ में कौन सा लार्वा है? एम्फीब्लास्टुला। इसका अग्रसिरा जो होता है उस अग्रसिरे पर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको दंश कोरक, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? दंश कोरक, या इंग्लिश में इनको कहते हैं नीडोब्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं हैं? नीडोब्लास्ट। तो इन नीडोब्लास्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इस संघ को नाम दे दिया क्या? नीडेरिया। तो ये नीडोब्लास्ट या दंश कोरक जो कोशिकाएं हैं ये डंक मारने का काम करती हैं। समझ रहे बात? तो ये दो काम करती हैं, एक तो भोजन को पकड़ने का और दूसरा शत्रु से सुरक्षा करने का। तो भोजन को पकड़ लेती हैं और दूसरा डंक मार के शत्रु से अपनी सुरक्षा कर लेती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। अब देखिए इसकी शारीरिक संगठन की अगर बात करें तो शारीरिक संगठन जो होता है ये किस प्रकार का होता है? तो शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। ऊतकों का निर्माण इसमें हो जाता है, ऊतक पाए जाते हैं इसके अंदर, विभिन्न प्रकार के ऊतकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। देह गुहा की अगर बात करें तो देह गुहा नहीं पाई जाती, अगुहीय प्राणी होते हैं। सम्मिति की अगर बात की जाए, सम्मिति जानते हो? किसी भी जीव को किसी एक विशिष्ट तल द्वारा दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? सम्मिति। अगर सम्मित हो रहा है, बट रहा है जब तो सम्मित है, नहीं बट रहा तो असम्मित है, केवल एक तल से बट रहा है तो द्विपार्श्व सम्मित है। तो ये कैसे होते हैं? ये अरीय सम्मित होते हैं। कैसे होते हैं? अरीय सम्मित होते हैं। अगर हम लोग बात करें किसकी? जन्य स्तरों की, तो दो ही जन्य स्तर इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विकोरकी कहा जाता है। और वो दो जन्य स्तर कौन से हैं? एक है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म और दूसरा कौन सा है? एंडोडर्म। दो जन्य स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगली अगर बात की जाए तो इनमें जठर संवहनी तंत्र पाया जाता है। ये इसका प्रमुख लक्षण है, जठर संवहनी तंत्र की उपस्थिति, जठर संवहनी तंत्र का पाया जाना इनका प्रमुख लक्षण होता है। अगली बात करें तो देखिए जठर संवहनी तंत्र के अलावा और इसके अंदर क्या पाया जाता है? किसकी उपस्थिति इसके अंदर होती है जठर संवहनी तंत्र के अलावा? तो यहाँ पर ये जो सीलेंट्रेटा संघ के जो सदस्य होते हैं, इन सीलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में जठर संवहनी गुहा भी इनके अंदर उपस्थित होती है और उस गुहा को सीलेंटेरॉन कहा जाता है। गुहा क्या कहलाती है? सीलेंटेरॉन कहलाती है। सीलेंटेरॉन के नाम से इसको जाना जाता है। अगली अगर बात करें तो जनन जो होता है वो जनन दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक। पीढ़ी एकांतरण इनके अंदर पाया जाता है, मतलब दो अवस्थाएं इनके अंदर पाई जाती हैं, एक है पॉलिप और दूसरी है मेडूसा। तो देखिए पॉलिप और मेडूसा अवस्थाओं का निर्माण कैसे होता है। अगर जैसे पॉलिप मान लीजिए, ये पॉलिप अगर अलैंगिक जनन करती है, पॉलिप में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है, जब तो मेडूसा का निर्माण होता है। समझ रहे बात? और अगर मेडूसा में लैंगिक जनन होता है तो मेडूसा में लैंगिक जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है? पॉलिप अवस्था का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इनमें क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। लार्वा अवस्था इनके अंदर पाई जाती है और इनका जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? प्लेनूला लार्वा कहलाता है। और ये लार्वा जो होता है, इस लार्वा में कायांतरण होता है। प्लेनूला लार्वा में, ये याद रखना है आपको, कायांतरण इसके अंदर होता है और कायांतरण के द्वारा वयस्क का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वयस्क बनता है। कायांतरण के द्वारा वयस्क जीव का निर्माण होता है, वयस्क जंतु का निर्माण इनके अंदर होता है। अब ये किस प्रकार की हैं, ये नोट्स में मैं आपको दे ही रहा हूँ। पॉलिप अवस्था जो होती है वो कुछ यूँ इस प्रकार की अवस्था होती है, बेलनाकार सी ये अवस्था होती है। ये तो पॉलिप अवस्था है इस प्रकार की, और यूँ इस प्रकार से ये छतरीनुमा अवस्था जो होती है, इस छतरीनुमा अवस्था को क्या कहा जाता है? ये छतरीनुमा अवस्था मेडूसा कहलाती है। क्या कहलाती है?
ये तो हो गई मेडुसा, और ये कौन सी हो गई, पॉलिप अवस्था हो गई। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे ऑरेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेली फिश कहते हैं, इनके उपनाम है, ये याद रख लेना, कई जगह पूछ लेता है ऑरेलिया को क्या कहा जाता है, जेली फिश। एक है ओबेलिया, ओबेलिया, एक है फाइसेलिया, फाइसेलिया का भी उपनाम है, इस फाइसेलिया को पुर्तगाली मानव कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, पुर्तगाली मानव, ठीक है। एक है एडम्सिया, एक है गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को कहा जाता है समुद्री पंखा, क्या कहते हैं इसको, समुद्री पंखा इसको कहा जाता है। तो ये सब क्या हैं, ये सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं, सीलेंट्रेटा संघ के सदस्य हैं। तो ये आपका सीलेंट्रेटा कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा, तो ये अगर देखा जाए तो नॉन कॉर्डेटा का चौथा संघ है, और वैसे हम लोगों ने प्रोटोजोआ वहां पढ़ लिया। तो टीनोफोरा की हम लोग बात करें तो टीनोफोरा कैसे होते हैं, संघ टीनोफोरा, तो टीनोफोरा संघ के सदस्य कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किनको कहा जाता है टीनोफोरा, टीनोफोर्स क्या चीज है। देखिए टीनोफोरा संघ के सदस्य जो होते हैं ये भी कैसे, इनको जलीय होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं, इनको समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इनको, समुद्री अखरोट या सी वालनट, सी वालनट के नाम से इनको जाना जाता है। प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो ये जो होते हैं ये अगुह्य होते हैं, किस प्रकार के जीव हैं, अगुह्य हैं। दूसरी कंडीशन में मतलब देह गुहा का अभाव है इनके अंदर, मीजोडर्म नहीं पाई जा रही है। दूसरी कंडीशन में ये द्विकोरकी होते हैं, द्विकोरकी। तीसरी कंडीशन में ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित मतलब किसी एक ही विशिष्ट तल के द्वारा इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगली कंडीशन बात करें तो देखिए ये जो टीनोफोर होते हैं इनमें जैव स्फुरदीप्ति की, जैव स्फुरदीप्ति की क्षमता पाई जाती है, मतलब प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है, प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू होता है ना उस प्रकार से। जुगनू तो कीट है, लेकिन ये टीनोफोरा संघ के सदस्यों में जैव स्फुरदीप्ति या प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता पाई जाती है। अगली अगर बात की जाए तो इसमें बाहर की तरफ 8 कॉम्ब जेली या कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं, कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं बाहर की तरफ, कंघे जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। ये कॉम्ब जेली जो होती हैं यूं इस प्रकार से संरचना होती है, देखो यूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यूं इस प्रकार की संरचना होती है इनकी। ये 8 कंकत पट्टिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, कंघे जैसी संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अगली अगर बात की जाए तो देखिए इनमें जनन जो होता है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मक निर्माण द्वारा होता है, और ये युग्मक जो होते हैं वो नर और मादा युग्मक दोनों के रूप में पाए जाते हैं, दोनों युग्मकों के रूप में ये उपस्थित होते हैं। अगली बात करें तो देखिए इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है, और याद रखना जहां अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है वहां लार्वावस्था जरूर पाई जाती है, लेकिन टीनोफोरा ऐसा संघ है जिसके अंदर परिवर्धन तो अप्रत्यक्ष होता है लेकिन लार्वा अवस्था जो होती है वो लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है इनके अंदर। समझ आ गई बात। एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया आदि, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से टीनोफोरा हो गया। अगला जो संघ पढ़ेंगे वो हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ेंगे, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑफ ऑल। मैं तीसरे चैप्टर का जो PDF है
वो मैं कल डाल दूंगा, कल या परसों में, तो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है।